40 दिन 4000 क्वेश्चन की सीरीज का ये आज आपका चौथा वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए हैं। आज के वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे 25 और 30 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके ना केवल सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हैं बल्कि आपके जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ ईएमआरएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एसपी टीजीटी, पीजीटी जैसे सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और याद रखिएगा जैसा कि आप जानते हैं पहले से हम सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं जिससे हमारा आंसर विद इन सेकेंड आ सके और एग्जाम में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम बच सके और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिससे हमारा एक बड़ा स्कोर हम हासिल कर सके। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 101 कुछ इस प्रकार से है। कह रहे हैं अ लाइन passes through 2, 2 and is perpendicular to the line 3x plus y is equal to 3. Intercept is y intercept is। ठीक है, तो हमसे y अक्ष पे कटा अंतखंड पूछ रहे हैं कि कितना अंतखंड कटा है, उसकी लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक चीज तो पता कर लो, जो लाइन गिवन है उसके परपेंडिकुलर लाइन तो गिवन पता कर लीजिए क्या होगी। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या है, गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और अगर मैं इसकी लंब रेखा का समीकरण निकालूं, ठीक है, मैं इसकी लंब रेखा का समीकरण निकालूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू और लैम्डा। और आपको पता है सिंस दिस लाइन पासिस थ्रू 2, 2, ठीक है, तो इसको आप सेटिस्फाई करा दीजिए। आप पाएंगे 2 माइनस 6 इज इक्वल टू लैम्डा, इंप्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू हो गई -4 और इसको उठा के आप इसमें पुट कर दो तो आप पाएंगे क्या, ठीक है, इसको उठा के इसमें आप पुट कर दीजिए तो फाइनली आपको जो परपेंडिकुलर लाइन थी वो मिल जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। तो आपसे तो पूछा है y अक्ष पर कटा हुआ अंतखंड बताओ, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट, अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जो लाइन का इक्वेशन है या फिर कहूं कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है उसमें x की जगह पे 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, वही आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें पुट करता हूं 0 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, फाइनली मुझे मिलता है y की वैल्यू 4/3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ इतनी सी थी कि y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। वहीं अगर मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए हो तो मुझे y इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। कहता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस y माइनस x इज इक्वल टू 0, y प्लस x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस c इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। ठीक है, तो आपको क्या है, एक ट्रायंगल की आपको साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, आपको ट्रायंगल की साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। अगर मैं कहता हूं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इस प्रकार से, ठीक है, मैं यहाँ स्पेसिफिक नहीं करता, मैं आपको बस बोल देता हूं। अगर मैं इसको a कह दूं, इसको b कह दूं, इसको c कह दूं, तो मेरे पास 3 साइड्स हैं, एक ये इनके इक्वेशंस दे दिए। तो मुझे तो वर्टेक्स चाहिए ना, तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे, मान लो मुझे a चाहिए होगा तो मैं ab और ac जो इक्वेशन है उनको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे a मिल जाएगा। ऐसे ही ab और bc को लेकर सॉल्व करूंगा b मिल जाएगा। ऐसे ही bc और ca को लेकर सॉल्व करूंगा तो मुझे c मिल जाएगा। तो 3 इक्वेशंस हैं, जोड़े बना बना के सॉल्व कर लो, आपको 3 वर्टेक्स मिल जाएंगे। मैं कह देता हूं भाई ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरी 3 है। ठीक है, मैंने तीनों को अलग अलग नाम दे दिए। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो पहले से मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इसको उठा के अगर मैं 2 में पुट कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या कि 2x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 है तो यहां से मिलेगा हमको क्या कि y इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट मिला मुझे 0,0 किससे, पहली और दूसरी इक्वेशन से।
ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन से। अब मैं आपसे कहता हूं क्या, अब मैं कहूंगा फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3, तो 3 क्या है आपका कि x माइनस सी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेट x की वैल्यू हो गई c। अब c को उठा के अगर मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा यहां से एंड। ठीक है, ये हो गया आपका y प्लस सी इज इक्वल टू 0, डेट इज y की वैल्यू हो गई माइनस सी। और x क्या है, x आपका c, तो एक पॉइंट आपको मिल गया यहां से क्या, c कॉमा माइनस सी। कोई दिक्कत, कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक काम और करता हूं मैं क्या कि फ्रॉम, ठीक है, 3 एंड 1। ठीक है, तीसरी और पहली को लेकर सॉल्व करूं तो पहली से मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू x। ठीक है, और तीसरी से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू c। x इज इक्वल टू c, दैट इज y इज इक्वल टू हो जाएगा c। तो मुझे पॉइंट मिलता है क्या, c कॉमा c। तो आपने देखा मैंने तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके तीनों वर्टेक्स निकाल लिए। ठीक है, तीनों मैंने वर्टेक्स निकाल लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात और देखो। ठीक है, आपको एक चीज बहुत पहले से पता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है क्या, 1 1 1। पहला पॉइंट चलिए 0,0 ही ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट चलिए सी ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट सी माइनस सी ले लेते हैं। और एक बात मेरी आप याद रखिएगा, आपका एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, और अगर गलती से निगेटिव आ जाए तो उसको मॉड लगा के हटा देना। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाउल ले, ठीक है ना, एक बाउल ले, ये तो आपका थोड़ा सा 3D शेप हो जाएगा, तो मैं बाउल की बात नहीं करूंगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास कोई एक रिंग है, आपने रिंग जमीन पर रख दी तो वो कोई भी एरिया कंज्यूम ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 सेम रहा। मैं इस 3/3 के डिटरमिनेंट को ओपन कर देना चाहता हूं, तो आप देखते हैं एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि मैं इसको इस प्रकार से एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास ये बचेगा कि माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज डेल्टा की वैल्यू हो गई क्या, माइनस का 1/2 सी स्क्वायर। तो आप मॉड ले लो दोनों तरफ तो आप पाएंगे क्या, 1/2 सी स्क्वायर। हाँ जी, मैंने आपको पहले बोला था एरिया आपका निगेटिव नहीं होता है, इसलिए आप इसको मॉड ले लो, दैट इज 1/2 सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, और क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। आपको मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता, ना ही मैं ये कहना पसंद करता कि लाइक करें सब्सक्राइब करें। आप अपनी मर्जी से कर दिया कीजिए बीच में ही, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए इस टाइप की चीजें करना अच्छा नहीं लगता, फिर वो खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 103 क्या है, इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, हैज टू रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। ओके, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैंने बोला क्या है, मेरे रूट्स अल्फा अल्फा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। आई थिंक आप रूट्स समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, लेट अस कंसीडर रूट्स आर, ठीक है, अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। चलिए पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्वाड्रेटिक तो बना लें, उसके बाद देखते हैं हमें क्या लेना है, ए प्लस बी जो भी है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं एलसीएम लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मैं पाऊंगा क्या कि ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल होगा किस चीज के, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। मैंने एलसीएम लिया, उसके साथ ही साथ आपस में मल्टीप्लाई भी कर ही दिया। ठीक है, तो एक चीज आप यहां से देखें, आपके पास बचा क्या कि a प्लस बी टाइम्स एक्स और माइनस का 2 ए बी इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये सारी चीजें एक तरफ ले आता हूं तो मैं पाऊंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए बी और ये भी आके माइनस का ए प्लस बी हो जाएगा, दैट इज, इसको भी इधर ले आओ, प्लस का 3ab इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं क्या कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा माइनस का 2 टाइम्स ए प्लस बी।
ठीक है, और एक माइनस ऑलरेडी है तो मेरा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है किसके, माइनस बी अपॉन ए। तो एक माइनस ऑलरेडी था इसलिए मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया। और भाई आपके रूट्स क्या हैं, आपके रूट्स अल्फा और माइनस अल्फा हैं। ठीक है ना, उन्होंने बोला क्या कि सेम होने चाहिए मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, 2 टाइम्स ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी की वैल्यू हो गई क्या, 0। चेक करो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन चेक करो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 104 करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई आउटसाइड द इलिप्स। ओके, चेक करके देखते हैं। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है, आप एक काम करें कि आप लिखें एफ। ठीक है, आप लिखें एफ, इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, एक्चुअली ये आपको करना है क्या है, आरएचएस 0 लेके आनी है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 0 लेके आना है। अब ऐसी वैल्यूज पुट कर करके देखो, ये बोल रहे हैं पॉइंट लाई आउटसाइड द इलिप्स, तो ये तभी संभव है जब एफ की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 आ जाए। चलिए चेक करके देखते हैं। तो मैं पॉइंट रख रख के पुट करके देखता हूं। तो एफ अगर मैं कहूं ए कॉमा बी पे निकालूं तो मैं पाऊंगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, एक्चुअली प्लस का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा मेरे पास 1 प्लस 1 माइनस 1, इससे ये गया, दैट इज इक्वल टू 1। 1 आपका ग्रेटर देन 0 होता है, तो मैं कह सकता हूं क्या, एफ ए बी जो है मेरा ग्रेटर देन 1 है। तो हाँ, मेरा ए कॉमा बी जो पॉइंट होगा वो मेरा कहां होगा, आउटसाइड द इलिप्स। ठीक है, एक्चुअली एक चीज मेरी सुनो, मैंने आपको सर्कल के केस में ये चीज समझाई थी कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने बोला था एफ की वैल्यू, ठीक है, एफ अगर मैं यहाँ पे एच कॉमा के लिख देता हूं, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, दैट इज आउटसाइड। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट इज आउटसाइड। ठीक है, इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑन द कर्व। ठीक है, और मैंने बताया था लेस देन 0, दैट इज इनसाइड। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं द कोनिक हुज फोकस इज द पोल एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसा कर्व क्या होता है आप बताइए। ठीक है, समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो मैं इसको एक्स कह देता हूं, मैं इसको कह देता हूं क्या, वाई एक्सिस। और ये क्या है, एक लाइन मेरी क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को ये एक लाइन है। ओके ना, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं कि जिसका फोकस इज द पोल, तो आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ पैराबोला के केस में जो आपका पोल और जो फोकस है वो सेम होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका फोकस, इसी को हम बोलते हैं क्या, पोल। ठीक है, तो और क्या है, कह रहे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या होती है, वो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैराबोला में होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 106 कह रहे हैं फॉर द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 कॉमा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें छुपी हुई हैं। परपेंडिकुलर, ओके, टू द x एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट। ठीक है, ये एक्चुअली आपके लैंग्वेज में जो शब्द होते हैं हम हमेशा उन्हीं पर फोकस करते हैं। तो आप जानते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, ये एक्चुअली इक्वल होता है आपके dy बाय dx के, और इसी को हम लिख देते हैं कि इज इक्वल टू tan थीटा। अब उन्होंने बोला परपेंडिकुलर, बोला क्या, परपेंडिकुलर, यहां से मतलब ये निकलता है थीटा की वैल्यू है आपकी 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस मींस
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 90 हो गई। तो एक चीज और देखो, तो मैं यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो मैं पाऊंगा क्या कि 10 और 90, और 10 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, दैट इज 1/0। हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से पाते हैं क्या कि dx अपॉन dy की वैल्यू 0। अगर आप इसको उल्टा कर दो, ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर दो तो ये मेरा एक रिलेशन बन जाता है। तो एक चीज और देखो, मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। एक टेंजेंट जो है वो आपके एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब भाई वो अपने आप में नॉर्मल हो गई, ठीक है, अपने आप में नॉर्मल हो गई। एक टेंजेंट और है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है, भाई अपने आप में नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल के केस में dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और एक चीज देखो और आप, वो क्या कि भाई आपके जो x और y हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके t पैरामीटर में दिए हुए हैं, ओके, टी पैरामीटर में दिए हुए हैं। तो आप एक काम करेंगे क्या, इसी को मैं अगर कन्वर्ट कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dx अपॉन dt इज डिवाइडेड बाय dy अपॉन dt इक्वल होगा किस चीज के, 0 के। कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो कैलकुलस आपको आती होगी। बस मैं इतना सा ही करना चाहता हूं, ठीक है, मैं इतना ही करना चाहता हूं। तो अब आप एक चीज और देखो, ठीक है, अब आप एक चीज और देखो क्या कि मैं अगर dx अपॉन dt निकालूं तो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा मेरा 2t। ऐसे ही dy बाई dt इक्वल होगा किस चीज के, 2t माइनस 1। दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दूं तो मुझे यहां से मिलता है क्या, इंप्लाइज दैट 2t इज डिवाइडेड बाय 2t माइनस का 1 इक्वल होगा 0 के, इंप्लाइज दैट 2t इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू 0। यही तो हमसे पूछा है, यही तो हमसे पूछा है। तो टी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी सी थी कि भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट और ये थीटा में रिलेशन है, ठीक है, यहां से मैं इस कंडीशन को निकाल के लाऊंगा और इस कंडीशन को मैं ये लिख सकता हूं। बस इतनी सी बात इसमें इंपॉर्टेंट थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, b द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय दिस इज इक्वल टू a माइनस b पासिस थ्रू। ओके, चेक करते हैं। एक्चुअली ये हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहे हैं, दैट्स इट। और x और y कैसे मिलेंगे, कोई दो इक्वेशन तो गिवन है नहीं आपको, तो सॉल्व कैसे करोगे मैं बताता हूं आपको सॉल्व करना कैसे है। तो एक चीज देखो, मैं अभी x और y में इक्वेशन बना हुआ है, मेरे RHS में a और b है, तो अगर मैं LHS में भी a और b बना लूं तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, वही मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि a टाइम्स x प्लस वाई प्लस b टाइम्स, ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। अब मैं यहां से लिखूंगा क्या, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ a एंड b, समझ जाइएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें 2 से, चलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता हूं, तो मैं पाऊंगा क्या कि 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ऐड कर लो, ये कैंसिल आउट हो गए, बचा 5x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हो गई 2/5। कुछ कुछ आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। y निकालने की जरूरत तो नहीं है, पर आप निकाल लीजिए फॉर 100% सिक्योरिटी। x को उठा के अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 2/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, दैट इज ये हो गया 3/2। अब तो श्योर हो गए कि आपका 2/5 को 3/5, 3/2 जो है आपका, एक्चुअली ये 5 आएगा तो गलती से 2 लिख गया है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी ट्रिक थी। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके जीआईसी में आया हुआ है और ये बस इतना सा था कि आपको ए और बी के कोफिशिएंट्स इक्वल करने थे, बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
कह रहे वन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय दिस इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई लंबा नहीं है। चलिए मैं आपको समझाई देता हूं। एक चीज देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। ठीक है, दैट इज ए इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? दैट इज बी इज इक्वल टू -1। और एक चीज आप देखो, अगर मैं a प्लस बी को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा क्या? 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है तो मेरी लाइंस कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना हो गया? d दैट इज π/2। तो कोई पेन पेपर की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 109 क्या है? द लाइन, ठीक है, p प्लस 2q। मैं आपको बोला था कि जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट अभी कराया हुआ है। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि भाई इसका आंसर तो आप देंगे। ठीक है, इसका आंसर तो आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कह रहे द लाइन थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं, आपको इतना तो दिख जाएगा कि आप क्वेश्चन पढ़ सकें। लाइन p प्लस 2q x प्लस p माइनस 3q इंटू वाई इज इक्वल टू p माइनस q। p और q आपके जीरो नहीं है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p एंड q पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज। ठीक है, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा क्योंकि वैल्यूज आपकी सेम है। बस करके आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने इसका एक क्वेश्चन कराया था पहले, वो डिट्टो यही है, बस यहाँ पर आपके ए बी एक्स वाई की जगह पी क्यू एक्स वाई हो गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहे हैं क्या? इफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1, 1 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड थ्रू द दिस वर्टेक्स आर -1, 2 एंड 3, 2, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज। ठीक है, भावनाएं समझे पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इन्होंने कहा कि भाई एक कॉमन वर्टेक्स आपको दे देते हैं, ये वाला 1, 1। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इस वर्टेक्स से जो कॉमन लाइन पास हो रही है ना, अगर मैं इसको ए कह दूं, मैं इसको बी कह दूं, इसको मैं सी कह दूं, तो जो दो लाइन पास हो रही हैं, इन दो लाइन की जो मिड पॉइंट्स हैं, उन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। क्या क्या है? कि -1, 2 और 3, 2। ठीक है, तो हमसे बी और सी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, या फिर मैं कहूं हमसे सेंट्रोइड पूछा है। तो सेंट्रोइड के लिए या तो बीसी का मिड पॉइंट पता चल जाए कैसे भी करके, या फिर बी और सी के ही वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको मिड पॉइंट निकालने के लिए पहले वर्टेक्स पता होना चाहिए। तो मैं इतना बड़ा काम क्यों करूंगा, जब मेरा वर्टेक्स निकाल के ही काम चल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट वर्टेक्स निकालूंगा। कैसे? आप जानते हैं एक बात मेरी, मिड पॉइंट मतलब डिवाइडेड बाय 2। अब मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये 3 और 2 जो भी पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है? 3, 2 और गिवन है माइनस का 1, 2। आप एक काम करें, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करें। ओके, क्यों? क्योंकि भाई ये मिड पॉइंट्स हैं, अब वर्टेक्स निकालने के लिए 2 से गुणा करना होगा। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इसको x1 y1 लिया, इसको x2 और y2 लिया, फिर आप करें कि भाई x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, दैट इज x1 इज इक्वल टू 3 2 6 -1 दैट इज 5। मेरा करने का तरीका वो नहीं है, मैं लिखूंगा ही नहीं वो सारी चीजें। ठीक है, आपको करना क्या है, ये हो गया आपका क्या 6, 4, ये हो गया आपका माइनस का 2, 4, इसमें से आप घटा दीजिए क्या चीज, जो गिवन है, जो गिवन है। ठीक है, बचा आपके पास क्या, आपके पास बचेंगे कुछ इस प्रकार से 6 - 1 दैट इज 5 और 4 - 1 दैट इज 3, और ये बचा माइनस का 2 माइनस का 1 दैट इज माइनस का 3, 4 - 1 दैट इज 3। ठीक है, तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं 5, 3। ठीक है, और -3, 3। आपसे सेंट्रोइड पूछ रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोइड आपसे पूछ रहे हैं, तो सेंट्रोइड आपका इक्वल हो जाएगा किस चीज के, कि 1 + 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3, 1 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय 3। चेक करो ऑप्शन। 5 + 1 6 - 3 दैट इज 3/3 दैट इज 1, 3 2 6 + 7/3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, ये बच्चों वाली चीजें हैं, हमारे करने की ये चीजें नहीं है। हमारे करने का टाइप ये है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं यदि समीकरण 3x² - 8xy + ky² बराबर 0 के द्वारा प्रदर्शित रेखाएं परस्पर लंब हैं। अरे भैया, लंब है मतलब क्या हुआ, a + b = 0।
ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए क्या है 3, बी क्या है प्लस का के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू हो गई माइनस का 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चों वाली चीज विदाउट पेन पेपर सॉल्व हो जाएंगे। 112। अब इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी बार पढ़ा होगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, जब हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आता है, एक का स्क्वायर इज इक्वल टू टू टर्म्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, एक टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू टू टर्म्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा त्रिधराचार्य फार्मूला हुआ करता था, सीधेचार्य फार्मूला हुआ करता था, बस आपको उसकी हेल्प से सॉल्व करना होता है कि एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म के आपके कोफिशिएंट लिख लेने होते हैं। उसके बाद आपको गुणा भाग कर लेनी होती है, जैसे उसके अकॉर्डिंग किया करते थे। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ शॉर्टकट तरीके से। आप एक काम करें, लिख लो पहले। ठीक है, कोफिशिएंट लिख लो, एक्स स्क्वायर एक्स, और ये मैं लिख देता हूं 1। ठीक है, इसके क्या है ए डैश, इसका क्या है बी डैश, इसका क्या है सी डैश, इसका क्या है ए, इसका क्या है बी, इसका क्या है सी। ठीक है, तो आप एक बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, एक बात मेरी याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आप मेरी ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला समझो, मेरे एक्सपीरियंस समझो, आपकी मर्जी, आप जो समझना चाहते हैं समझ लो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, इसको होल्ड करो, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए डैश सी माइनस ए सी डैश होल स्क्वायर मेरा इक्वल होगा किस चीज के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको होल्ड करो, इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, बी डैश सी माइनस बी सी डैश मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, इसको होल्ड करो, इसकी मल्टीप्लाई, ए डैश बी माइनस ए बी डैश। ठीक है, इधर के उधर हो जाएं, स्क्वायर लगे हुए हैं, क्या ही दिक्कत है, क्या है सी ए डैश। ओके, सी ए डैश माइनस ए सी डैश का स्क्वायर। ओके, ये है हमारा बी डैश सी। ठीक है, बी डैश सी। ओके, ये आपका माइनस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं माइनस का कर लूंगा। ठीक है, बी डैश सी, एक सेकेंड, बी सी डैश आ रहा है। ठीक है, बी सी डैश माइनस बी डैश सी, मैंने माइनस यहाँ से कॉमन लिया, इसके अंदर घूस दूंगा ले जाके माइनस को, तो पाऊंगा क्या, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। लो, अब तो आया ना आपका एग्जैक्ट। अगर आप एग्जैक्ट ही बनाना चाहते हैं तो एग्जैक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर के माइनस स्क्वायर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसके माइनस एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कुल मिला के फाइनल डी आंसर आने का है, एक टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू दो टर्म की मल्टीप्लाई। या फिर आप ऐसा सुनो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, करें, यदि त्रिभुज एबीसी में शीर्ष बी के निर्देशांक 0,0 है। ठीक है, 0,0 बना लेते हैं। ठीक है, एक ये आपके पास बना हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं एक बिंदु क्या है आपके पास, पॉइंट बी है 0,0। ओके, ठीक है, एक बिंदु ए बी है। ओके, ए बी लाइन है, तो ए आपका बी से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, ए बी सी पाई बाई 3 है, तो कह रहे हैं भुजा बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,0 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, कह रहे हैं बी और सी का मिड पॉइंट क्या है 2,0। तो भाई साहब जरा ड्रॉ करके देखना 2,0 होगा कहां पर। ठीक है, तो 2,0 जो है आपका एक्स एक्सिस पर ही तो होगा ना, क्योंकि इसमें बाई 0 है। तो आपका मिड पॉइंट कहां है, आपका मिड पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। तो पूरी संभावना है कि आपका जो सी रहा होगा वो भी आपके एक्स एक्सिस पर ही रहा होगा। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0। क्यों भाई, क्योंकि जो आपका 2,0 है वो आपके बी और सी का मिड पॉइंट है।
ठीक है, बीचों बीच में है, तो यहां से लेके यहां तक का 2, तो यहां से लेके यहां तक का भी 2 होगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अब चलो एक बात और देखो, क्या ये कह रहे हैं एक बिंदु आपका ए बी जो है वो 2 है। चलिए मैं कहीं पर एक बिंदु ये ले लेता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग लूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं इन सबको आपस में मिला लेता हूं। एक लाइन मुझे लेनी ही पड़ेगी, सोच रहा था शायद ना लूं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ए। अब माध्यिका क्या होती है वो बताओ। माध्यिका होती है कि सामने वाले सिर से सामने वाली भुजा को एक ऐसा लाइन हो जो उसको बाइसेक्ट करे, आधे आधे में काटे, तो भाई ए डी, ए डी मेरी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो मुझसे बस ए डी पूछा है, ठीक है। और ये क्या है, ए बी सी, ये एंगल है आपका कितना, पाई बाय 3, ठीक है। और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी आपको 2 दिया हुआ है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ए बी आपकी 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट मेरा 2,0 है। देखो भाई सोचो और समझो, ठीक है, सोचो और समझो। तो आप एक बात जानते होंगे, नेपियर्स एनालॉजी ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी। अब आप सोचेंगे आपने कभी नाम तो पढ़ा ही नहीं, मैंने बोल क्या दिया। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला रट लेते हैं लेकिन किसने दिया ये पता ही नहीं है। ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी होती है, तो उन्होंने नेपियर्स ने ही दिया था, उन्हीं के नाम पे इसको बोल दिया जाता है। नेपियर्स एनालॉजी एक फॉर्मूला रहा करता है जिसको हम कॉस के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होती है कि आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से कि कॉस बी जो मेरा इक्वल होता है किस चीज के, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। मैं बस इस फार्मूले का यूज करना चाहता हूं, ठीक है, मैं बस इस फार्मूले का यूज करना चाहता हूं। तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा इस केस में कि cos पाई बाय 3 मेरा इक्वल होगा किस चीज का, आप देखना जो एंगल होता है ना उसके सामने वाली भुजा सब्ट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, उसके सामने वाली भुजा सब्ट्रैक्ट की जाती है। आप इसको इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि मुझे मेरे एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी, साइड होगी, बस उसको फार्मूले में सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी पूरा जो आपका पैटर्न है वो यही रहेगा। तो cos पाई बाय 3, ये 3 है, ठीक है, cos पाई बाय 3 मेरा इक्वल होगा किस चीज के, तो मुझे एडी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर एंड इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय बी डी। ठीक है, सबकी वैल्यू लगाऊंगा, ये हो जाता है मेरा 1/2, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर डेट इज 4 प्लस बी डी स्क्वायर डेट इज 4 माइनस ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर है ही, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 2 से ये 2 गया, ये हो गया मेरा क्या, 4 इज इक्वल टू 8 माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज डेट ए डी स्क्वायर होगा मेरा 8 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 4, इम्प्लाइज डेट मेरा एडी हो जाएगा क्या, एडी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है भाई गलत दिए हुए हैं, और सही आंसर जो हो जाएगा लेंथ ऑफ द, ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन इक्वल हुआ क्या, 2 यूनिट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें इफ द लाइन दिस एंड दिस कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कंसाइक्लिक पॉइंट्स देन। तो आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। आप याद कैसे रखेंगे कि दोनों जो लाइंस हैं उनके द्वारा एक्स एक्सिस पर कटा अंडाखंड की गुणा, ठीक है, दोनों रेखाओं के द्वारा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, द्वारा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस अक्ष पर कटे अंतःखंड का गुणनफल। ठीक है, मेरा गुणनफल इक्वल होता है किस चीज के, दोनों
थोड़ी सी हिंदी मेरी लिखने का ऐसा ही है, अच्छा राइटिंग नहीं है। रेखाओं के द्वारा y अक्ष पर कटे अंतःखंड का गुणनफल। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला रहा करता है। जब क्या होता है, जब मेरे बिंदु को साइक्लिक होते हैं, कंसाइक्लिक होते हैं, तब मेरा ये फॉर्मूला रहता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या, एक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकालते हैं कि y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, और एक्स बाई एक्स पे कटा अंतःखंड निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके। ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, जब मैं बाई 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा कि माइनस का C1 डिवाइडेड बाय A1 गुणा, दूसरे से मिलेगा क्या कि माइनस का C2 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल होगा किस चीज के, ये हो जाएगा माइनस का C1 डिवाइडेड बाय B1 मल्टीप्लाई माइनस का C2 डिवाइडेड बाय B2। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 A2 इक्वल होगा C1 C2 डिवाइडेड बाय B1 B2। इससे ये गए, फाइनली मेरे पास बचता है क्या, A1 A2 इक्वल होगा किसी इसके B1 B2। ठीक है, तो आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 पर। कह रहे हैं दैट इक्वेशन, ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस बड़े लेंथी हो रहे हैं, रिप्रेजेंट, तो आप इसको निकालेंगे कैसे। आप क्या काम करें, इसको उठा के इसके साइड ले जाएं, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मेरा इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल होगा कि 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज का, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 8 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x माइनस का 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 चला गया, इसको उठा के मैं इसको इधर ले आऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो मैं पाऊंगा क्या, ठीक है, मैं पाऊंगा कि 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा इक्वल होगा किस चीज के, 8x प्लस 16। अब 8 8 में डिवाइड कर दूं तो क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, कि x प्लस 2। अब मैं वापस एक काम करता हूं क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा मेरे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, x प्लस 2 के होल स्क्वायर के। तो भाई इससे ये गया, फाइनली मेरे पास बचता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0, जो कि आपका एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पेयर हो जाएगा क्योंकि y स्क्वायर लगा हुआ है, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहें इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो इसका आंसर आप देंगे, मैं आपको इसको बहुत बार करा चुका हूं, इसका आंसर आप ही को देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 117 है, कह रहे हैं इफ 1 अपॉन ए डैश प्लस 1 अपॉन बी बी डैश इज इक्वल टू 0, देन द लाइन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन ए डैश प्लस y अपॉन बी डैश इज इक्वल टू 1 r। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में नहीं आया करना क्या है। ऑप्शंस देखो, कह रहे हैं पैरेलल होंगी, ओके, परपेंडिकुलर होंगी, 60 डिग्री के कोण पर होंगी, 30 डिग्री के कोण पर होंगी। कुल मिला के भाई साहब दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछ रहे हैं। ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछ रही हैं, तो एक आइडिया लगा ना कि भाई पूछ क्या रहे थे,
क्वेश्चन को पढ़ के समझ में नहीं आया, क्या पूछा जा रहा था, ऑप्शन पढ़ के समझ में आया, पूछा क्या है कि मुझे एंगल निकालना है, बस इतना काफी है, इतना समझ में आ गया। तो एक काम करो कि मैं पहले वाले में अगर एलसीएम ले लेता हूं तो मैं पाऊंगा क्या कि ए डैश प्लस बी डैश मेरा इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है ना। अच्छा ए ऐसा लिख दूं तो ए डैश इक्वल होगा माइनस का बी डैश के, ठीक है। या ऐसा लिख दूं तो ए अपॉन, ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल होगा किस चीज के, माइनस टाइम्स वी डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। या फिर मैं ऐसा लिखूं ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूं समझ लीजिए अभी, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखना है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो एक चीज देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो मैं कहता हूं कि इसका स्लोप जो है वो m1 है, तो m1 क्या होगा, मैं आपको पहले बताया होता है m1 निकालते हैं कि माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 अपॉन a है भाई, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 अपॉन b है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, पाएंगे क्या, यहां से m1 मेरा हो जाएगा कि माइनस का b अपॉन a, ठीक है। ओके बात। अब मैं कहता हूं कि भाई m2 निकालो, प्रबलता तो वैसे ही निकलेगी, स्लोप जैसे निकलती आई है, क्या कि माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 अपॉन a डैश डिवाइडेड बाय 1 अपॉन b डैश, ठीक है। तो मिलेगा माइनस का b डैश अपॉन a डैश, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक काम ये देखो मेरा, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि भाई आप एक काम करो, पहले m1 इंटू m2 निकाल लो। तो m1 इंटू m2 निकालेंगे तो आप पाएंगे क्या कि भाई b अपॉन a, ठीक है, b अपॉन a मल्टीप्लाई बाय b डैश अपॉन a डैश, ठीक है, माइनस माइनस। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका b डैश डिवाइडेड बाय a डैश, ये मिला ना। तो एक चीज और देखो, यहां से आपको अगर देखते हैं तो बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। अगर आप इतना सॉल्व नहीं करना चाहते तो यहां से ही देख लो, बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश की वैल्यू हो गई -1। एक्चुअली ये इसीलिए तो दिया हुआ था, ये इसीलिए दिया हुआ था कि भाई जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूं m1 क्रॉस m2 की वैल्यू निकालूं तो वो मुझे -1 मिल जाए। और आप जानते हैं कि दो रेखाएं जिनकी प्रवृत्ताएं, जिनकी स्लोप m1 और m2 है, उनका मल्टीप्लाई अगर -1 आता है दैट इज वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो रही होंगी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस, हाँ जी यही होता है, सत्य है। द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन, अब एक इंपॉर्टेंट देखो, पैरेलल लाइन, तो कुछ लोग कहेंगे भाई डेल्टा, कुछ लोग कहेंगे कि डेल्टा होगा, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भाई डी होगा, कैसे समझाता हूं। तो कुछ लोग जो थोड़ा ज्यादा जानते होंगे वो कहते होंगे कि भाई कि डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ओके। और तब क्या हो जाएगा, ये आपके लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कह रहे हैं कि भाई वो क्या हो पैरेलल हो जाएं। तो कुछ लोग जानते होंगे, थोड़ा ज्यादा ही जानते होंगे, तो कह देंगे कि भाई एच स्क्वायर की वैल्यू ए भी हो जाए। तो कहेंगे भाई दोनों मिलके आंसर होना चाहिए, तो वो लगा देंगे कि आपका नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऐसा करके, ठीक है। कुछ लोग को कम कम पता होगा तो कह देंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे समझाता हूं, ठीक है। भाई एक चीज देखो, ये आपसे ये पूछ रहे हैं क्या कि भाई ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, आपसे पूछा क्या, नहीं ना। इन्होंने बोला लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइन को। तो लाइन है या नहीं है ये तो प्रूव करने वाली बात ही नहीं है, ऑलरेडी बोला हुआ है कि वो आपकी लाइंस है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई आप डेल्टा नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये पूछ रहे हैं पैरेललिज्म की कंडीशन, और पैरेललिज्म की कंडीशन होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं यदि समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p एक ही सरल रेखा को निरूपित कर रहे हैं तो ठीक है, एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कर लो। तो मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मैं करता हूं क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो ऐसे ही रहने दिया। इसका फॉर्म चेंज करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप कर लिया। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि y इज इक्वल टू x, ठीक है, cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा, ठीक है, प्लस p अपॉन sin अल्फा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग मुझे मिलेगा क्या, m की वैल्यू मिलेगी क्या, m की वैल्यू मिलेगी माइनस का cos अपॉन sin दैट इज cot अल्फा, और क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, और क्या मिलेगा आपको, c मिलेगा आपको क्या, p अपॉन sin अल्फा, ठीक है ना। और एक चीज देखो, इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि p cosec अल्फा, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक काम आप ये देखो, ठीक है, अगर मैं यहां से cosec अल्फा की वैल्यू निकाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं, c अपॉन p। और एक बात आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है किस चीज के, cosec स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। यहां से अगर मैं सिर्फ कॉट अल्फा की वैल्यू निकालूं तो मेरा माइनस एम हो जाएगा, ठीक। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, 1 रहा, कॉट स्क्वायर अल्फा दैट इज एम स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, cosec स्क्वायर अल्फा दैट इज सी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। और सी की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, कि पी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 120 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं यदि कि e इज ग्रेटर देन 1 तब 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा कहा जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, e एक से बड़ा है दैट इज अति परबल है, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 121 कह रहे हैं समीकरण, एक समीकरण है परवलय को प्रदर्शित करेगा यदि। अब आप देखो, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि ये आपके स्ट्रेट लाइन है या नहीं, साफ बोल दिया कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, परवलय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और परवलय के केस में आप कंडीशन जानते हैं कि एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल हो जाए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 122 कहें द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ठीक है, समझो इसको मैं आपको कल भी कराया हुआ था आपको, अब तो ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, अब तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, यही मैं आपको कई बार करा चुका हूं, ठीक है। अरे आप समझ जाइएगा, मुझे बस इसका डायगोनल बनाना है, ठीक। इसको मैं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी, इसको मैं डी कह दूं। एक्सट्रीमिटीज मतलब आपके किनारे, शीर्ष जो है, ठीक है, वो आपको गिवन है। यानी डायगोनल के क्या है, 3 कॉमा माइनस 4, ठीक है। सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस खराब करा आंसर खराब होगा, ठीक है। थर्ड वर्टेक्स -2,1 गिवन है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लिख देंगे, बोले भाई ये तो थर्ड है ना, ये थर्ड वाला है, इसको उठा के यहाँ पर लिखेंगे। तो बस आपने ऐसी की तैसी कर डाली। डायगोनल कौन है, ये दोनों थोड़ा ना डायगोनल है जो आप इसको यहाँ लिख लोगे, डायगोनल ए और सी है, तो डायगोनल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ए और सी के स्थान पर लिखे जाएंगे, उसी पोजीशन पे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कल ये प्लस माइनस प्लस, अगर मैं इसको x4 और y4 कह दूं तो मुझे यहाँ से x4 मिल जाएगा क्या, इक्वल होगा किस चीज के, 3 माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस का 6, ठीक है। बाई 4 मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, माइनस का 4 माइनस 1 प्लस का 5, ठीक है। x4 मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस का 6, ये y4 मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, माइनस का 5 प्लस का 5, ठीक है। तो y4 हो गया मेरा 0 और x4 हो गया मेरा माइनस का 1। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना कि आपके दोनों डायगोनल एक दूसरे को
90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आधा आधा करते हैं, वो कॉन्सेप्ट फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, और ऐसी चीजें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। यकीन मानिए इतनी एनर्जी मैं आपको देता हूं, ऐसा आपको पेड क्लासेस में भी मिलने से रहा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। Align meet the coordinate axis at point A and B such that the centroid of the triangle OAB is 1,2. The equation of the line AB is। ठीक है, समझते हैं। तो जो क्वेश्चन है एक बार उसकी भावनाएं समझो, बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर भावनाएं नहीं समझी तो आपसे क्वेश्चन होने से रहा। ठीक है, कह रहे हैं क्या, एक ट्राइंगल है हमारा OAB, अगर मैं इसको O 0,0 बोल दूं, ठीक है, और एक कोई कह रहे हैं अलाइन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A, B। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर मिल रहा है, तो मैंने इसको बोल दिया B, सॉरी इसको बोल दिया मैंने A, इसको बोल दिया मैंने B। ठीक है, तो मीट करा देता हूं। ओके, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्ट करते हुए मैंने आपको बना दिया। ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा B। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि भाई ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमें पता है। ठीक है, सेंट्रॉइड हमको पता है क्या, 1,2 है। ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। और आप एक बात जानते हैं, हमको ट्रायंगल गिवन नहीं है, हमको गिवन है एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स और वाई एक्सिस पर अंतःखंड काट रही है। ठीक है, अ लाइन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए तथा एंड बी। ए तथा बी बिंदुओं पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट 0,b ले लूं, इसके कोऑर्डिनेट 0,a ले लूं, और इस लाइन का इक्वेशन में लेके चला हूं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अंतःखंड रूप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपका यही होता है। थोड़ी हिंदी खराब हो जाती है, ठीक है ना। रेखा का अंतःखंड रूप जो है आपका यही होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, जिससे पता चलता है x एक्सिस पर a अंतःखंड काट रहा है, y एक्सिस पर b अंतःखंड काट रहा है। अब आपको ट्राइंगल बना हुआ है एक OAB। ठीक है, पहले एक स्ट्रेट लाइन थी, वो एक्सिस को काटी, काटने के बाद अब मेरा त्रिभुज बन गया। उस त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो मैं आपसे कहता हूं भाई सेंट्रॉइड निकाल लो। तो आप निकालेंगे सेंट्रॉइड, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेंट्रॉइड आपका। ठीक है, ये मुझे गिवन था। ठीक है, और ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। इक्वल होगा किस चीज के, 0 प्लस 0 प्लस, एक्चुअली ये मेरा A,0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा 0 प्लस 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों सेंट्रॉइड हैं तो एक ही ट्राइंगल के ना, दोनों को इक्वल कर देंगे कि 1,2 मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, a/3 b/3। तो यहां से मैं अगर a/3 की वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगी 1, b/3 की वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगी 1। a की वैल्यू हो गई क्या 3, b की वैल्यू हो गई क्या 6। क्यों, क्योंकि ये 1 नहीं था, ये आपका 2 था। ठीक है, तो b हो गया आपका 2। अब a और b आपको मिल गए, उठा के यहां पुट कर दो जो हमने लाइन कंसीडर की थी। ठीक है, तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। और एक चीज आप देखेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कह रहे हैं यदि समीकरण, एक समीकरण हमको ये गिवन है, कह रहे हैं बिंदु A1 B1 तथा A2 B2 से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट बिंदु का बिंदुपथ है। क्वेश्चन की भाषा समझ लो, समझ गए तो हल हो जाएगा, वरना क्वेश्चन को देखते रह जाओगे। तब सी का मान पूछा है, ठीक है। तो आप समझो, कह रहे हैं कि मेरे पास एक बिंदु है A1, ठीक है, एक बिंदु है A1 B1, एक बिंदु है मेरे पास A2 B2, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। मैंने बोल दिया मेरा बिंदु यहां पर है, कौन सा, H K, ठीक है, H K, ठीक है। अब H K नहीं लेना चाहते तो आप X Y ले लो, बात एक ही है, ठीक है। बाद में आप H K की जगह X Y लिखोगे तो मैं आपको पहले ही करके दिखा देता हूं, आप X Y ही ले लो, ठीक है, X Y। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई समदूरस्थ हैं, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर मैं इसको P, इसको A, इसको B कह दूं तो हमको गिवन है कि PA मेरा इक्वल हुआ किस चीज के, PB के, तो इनके स्क्वायर से इक्वल होंगे, ठीक है। तो PA क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस A1 स्क्वायर प्लस y माइनस B1 स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, x माइनस A2 स्क्वायर प्लस y माइनस B2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर हैं तो x स्क्वायर y स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएंगे। आप चाहो तो लिख के देख सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर माइनस का 2 A1x प्लस y स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 B1 बाय इक्वल होगा किस चीज के, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का A2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x A2 प्लस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस B2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 B2 y स्क्वायर एक्स स्क्वायर y स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या, आइए देखते हैं, ठीक है। आगे तरफ एक्स एक्स और वाई वाई वाले बच्चे और कुछ बचा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप चाहिए, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, अगर मैं इस वाले को उठा के इधर ले आऊं, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मेरा 2x टाइम्स A1 माइनस A2, ठीक है। या फिर आप इसको और अच्छे से लिख लें तो आप ऐसे लिखेंगे क्या कि 2 टाइम्स A1 माइनस A2 x, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस। अब एक काम और करो, वो क्या कि आप यहां से कुछ और चीजें कॉमन ले लो, कुछ और चीजें कॉमन ले लो। कैसे, मैं इसको उठा के इधर लेके गया, हाँ जी, इसको उठा के भी मैं उधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो मिलेगा क्या, ये 2 टाइम्स B1 माइनस का B2 इंटू वाई। यहां तक कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक काम और करो कि भाई मेरे ये तो रह ही गए, तो इनको भी उठा के इधर ही ले आओ। तो मैं लिखूंगा क्या कि प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं और जो मुझे गिवन है उसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ चीजों को खोला, टर्म्स को रीअरेंज किया है, ठीक है। एक इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद टर्म्स को रीअरेंज किया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहता हूं आप एक काम करो, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। चलिए कंपेयर करने से पहले मैं आपको एक बात और लिखा देना चाहता हूं, ठीक है, ये मेरा थोड़ा बाद का रहेगा, ठीक है। मैं एक स्टेप और लिख देना चाहता हूं, वो क्या है, आप एक चीज देखो, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यहाँ पर 2 नहीं है, मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर लेता हूं तो मैं पाऊंगा क्या कि A1 माइनस का A2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस B1 माइनस का B2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, ठीक है।
तो ऑन कंपेयरिंग इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की अगर मैं कंपैरिजन कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या? ठीक है, ये तो ये गए, ये आपस में गए, सी आपको मिल जाएगा यहां से। ठीक है, सी मिल जाएगा आपको, किसके इक्वल हो जाएगा कि 1/2। ठीक है, सी आपका ये हो जाएगा 1/2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। चेक कर लो ऑप्शन, ऑप्शन चेक कर लो। क्यों? क्योंकि भाई जो गिवन है ना वो आपका बिंदु पथ है, किस चीज का? पी एक्स वाई का बिंदु पथ है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, ये सब कर्म कांड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी ये वाली इक्वेशन एक्चुअली ये ना होके यही है। ठीक है, तो बिंदु पथ गिवन था हमको, पी एक्स वाई का इक्वेशन नहीं गिवन थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था बाद में कंपैरिजन कराने के लिए, जिससे आपको सी पता कर सके। तो 1/2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा कराए जाने पर समझ में आया होगा, लेकिन बुक को देखने के बाद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 125। बोल रहे हैं एक सरल रेखा जो अक्षों पर ए तथा बी अंतखंड काटती है। ओके, ऐसी रेखा ये होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कटे अंतखंड क्या होते हैं? ए कॉमा बी। कह रहे हैं अक्षों पर कटे अंतखंडों के व्युत्क्रमों से बनी सरल रेखा। ओके, अब मेरे अंतखंड ए और बी ना रह गए, इसके व्युत्क्रम हो गए, दैट इज 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी। अब पूछ रहे हैं रेखा कौन सी होगी? कोई बात नहीं, इसमें पुट कर दो तो रेखा हो जाएगी x अपॉन ए, एक्स एक्सिस पे कटा अंतखंड, सॉरी x अपॉन एक्स एक्सिस पे कटा अंतखंड प्लस y अपॉन y एक्सिस पे कटा अंतखंड इज इक्वल टू 1, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने जो भाषा बोली है, लिखा बहुत कम है लेकिन बोला थोड़ा ज्यादा है, वो समझिए। x अपॉन एक्स एक्सिस पे कटा अंतखंड प्लस y अपॉन y एक्सिस पे कटा अंतखंड, दैट इज इंटरसेप्ट मेड ऑन द y एक्सिस एंड इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपका इक्वेशन होता है। इंटरसेप्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन आपका ये रहता है। ठीक है, चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ax plus by is equals to 1, ax plus by is equals to 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। A point R 2, -5 divide the line segment this, then the ratio is। ठीक है, हमको रेशियो पता करना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लैम्डा इज टू 1 करके सॉल्व करिए। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका R 2, -5, सॉरी ये आपके बीच में आएगा। ठीक है, आपका ए है -3, 5, एक लाइन सेगमेंट ए बी था, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, -9, एक बिंदु कोई सा आ जाता है कहीं से R 2, -5। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई किस किस रेशियो में इसको इंटरसेक्ट करेंगे। मैं बोल देता हूं लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में करेंगे। ठीक है, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में करेंगे, तो आप जानते हैं यहां से कि मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा माइनस का 3 इज डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 3। यहां से मैं लिख सकता हूं कि 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, दैट इज लैम्डा इज टू 1 इक्वल होगा 5:2। इसीलिए तो बन लेते हैं, जैसे लैम्डा की जो वैल्यू आ जाए वही आपका रेशियो हो जाए 5:2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन x अपॉन ए प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इज सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 10। ठीक है, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज। ठीक है, कह रहे हैं एक सरल रेखा है, चल सरल रेखा। ठीक है, एक मैं आपको डायग्राम ऐसे ही बना देता हूं, यही तो होती है ना x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, सॉरी वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं क्या a,0, इसके हो जाते हैं क्या 0, b। कह रहे सच डेट a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ओके, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। तो कह रहे हैं
द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है, अब ये लाइन है, इस लाइन का मिडिल पॉइंट आप बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है, हमें मिडिल पॉइंट पता करना है, मिडिल पॉइंट आपका क्या होगा। ठीक है, कह रहा है मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज। ठीक है, तो अब आप मेरी बात समझें थोड़ा सा ध्यान से। मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, मैं आपको वापस एक बार समझाता हूं। मुझे चाहिए लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट। तो भाई लोकस मतलब बिंदु पद चाहिए मध्य बिंदु का, और मध्य बिंदु तो मुझे एक्स को वाई तो कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मुझे लोकस चाहिए तो मैं इसको लिखता हूं, मेरा मध्य बिंदु क्या है, पी एक्स वाई। ठीक है, लेट पी एक्स वाई बी द मिड पॉइंट। ठीक है, बी द मिड पॉइंट। तो आप मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, वो बताओ मुझे एक बार। ठीक है, मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, वो बताओ कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे क्या सर कि x मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 0 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और y मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 0 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप यहां से एक काम करें, x और y की वैल्यू निकाल लें। तो देखेंगे क्या, 2x इज इक्वल टू ए, मतलब ए और बी चाहिए मुझे, 2y इज इक्वल टू बी। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो ऑन एडिंग। क्यों, क्योंकि भाई मुझे a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी मुझे ऑलरेडी गिवन था 10 है, उसका भी तो कहीं ना कहीं यूज करूंगा ना। तो मैं बस वही करना हूं, तो मैं निकालूंगा a प्लस बी इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, और ये मुझे 10 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन होता है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्रियाकलाप करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। Can the transform equation of the straight line x upon a plus y upon b is equals to 2 when the origin is shifted to a comma b। भाई origin शिफ्ट कर गया, ओरिजिन शिफ्ट कर गया ए कॉमा बी पर, तो इसका ट्रांसफॉर्म्ड जो इक्वेशन है वो हमसे पूछ रहे हैं। तो एक बात तो आप जानते हैं, मैं बोल दूं कि मेरा एक्स कॉमा वाई कैसे थे, ओल्ड थे, ए और ए कॉमा बी पर ओरिजिन शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने बोल दिया जो मेरे एक्स कॉमा वाई हो गए वो क्या हो गए, न्यू हो गए। ठीक है, तो एक रिलेशन रहा करता था कि x मेरा इक्वल होगा a प्लस कैपिटल x के, y मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, b प्लस कैपिटल y के। तो यहाँ पर आप उनको चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर हम देखते हैं क्या मिलता है। तो हम देखेंगे क्या कि a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। मैं इनके सेपरेटली ब्रेक करता हूं तो पाऊंगा क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस 1 प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू, एक्चुअली ये 2 गिवन है। ठीक है, ये बनना 2 गिवन है। तो एक चीज देखो, इस 1 प्लस 1 दैट इज 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा मेरे पास x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 0। बस ये x को कैपिटल x करना भूल गए, ये भूल गए कि भाई आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपको और नई तरीके से लेनी होंगी। ठीक है, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, x को x के जैसे ट्रीट करते हैं, y को y के जैसे ट्रीट करते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 129 पर। Can a tangent is drawn to the ellipse, एक ellipse given है, at the point, एक point given है, then the value of theta such that sum of intercept on the axis made by the tangent is minimum। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो इंटरसेप्ट तो बाद की चीज है, एक लाइन आई, लाइन ने एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटे, अंतःखंड काटे, इंटरखंड काटने के बाद उनका सम लिया, और सम को हमने प्रूव किया मिनिमम होगा, और मिनिमम होगा फिर पूछ रहे हैं हमसे थीटा क्या है। आई थिंक आप मेरी बात समझ में पाए होंगे। ठीक है, एक बार मैं माइक चेक कर लूं। तो इन्होंने क्या पूछा कि भाई एक इलिप्स, इलिप्स के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन निकालो, निकाल ली। अब वो स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई को कहीं ना कहीं काट रही होगी, निकाल लो, उनको कहते हैं अंतःखंड। ठीक है, अंतःखंड मिल गए, अंतःखंड को जोड़ लो, सब मिल गया,
सम को प्रूव करोगे मिनिमम होगा, प्रूव कर लिया, मिनिमम है ऑलरेडी बोल रखा है, ठीक है, तो कंडीशन निकालो, कंडीशन में हमको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे स्टेप्स समझ पाए। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और जो मैंने स्टेप्स बोले हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट क्या हो जाएगा, क्यों परेशान कर रहा है। ठीक है, तो मुझे टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट होगा क्या, टेंजेंट आप जानते हैं, लिख सकते हैं एक्स x1 अपॉन 27। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाइज ऑन इलिप्स, चेक करके देख लो। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 से 27 कैंसिल आउट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ जी, आपका ऑन द इलिप्स लाई कर रहा है ये पॉइंट। और याद रखना, जो मैं काम अब कर रहा हूं वो सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपका पॉइंट कर्व के ऊपर हो, कर्व के अंदर कर्व के बाहर हुआ तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। आपको देखना होगा मेरा पॉइंट क्या कर्व के ऊपर है। हाँ जी, मेरा पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो मैं लिखूंगा क्या, कि x x1, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x1 y1। ठीक है, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो x1 क्या है मेरा, तो x अपॉन 27 मल्टीप्लाई बाय x1 है मेरा 3√3 cos थीटा प्लस y इंटू, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यही तो है ना, ठीक। तो मैं अब निकालूंगा इंटरसेप्ट। नाउ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या होंगे आइए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, जब मैं बाई जीरो पुट कर दूंगा तो मुझे x का मिल जाएगा, दैट इज हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3√3 cos थीटा, y इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। थोड़ा अच्छे से लिख लूं, x, ठीक है, 3 9 जा 27 और √3 से मैं इसको कर दूं तो 3√3 मिल जाएगा, दैट इज x की वैल्यू हो गई 3√3 और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, कॉमा y हो गया क्या, cosec थीटा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं क्या, कि भाई सम निकालो, सम ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट मैं बोलता हूं लेट z इज इक्वल टू इंटरसेप्ट का सम 3√3 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है कैसा है, मिनिमम, ऑलरेडी गिवन है मिनिमम है। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आप जानते हैं। ठीक है, सारा कैलकुलस यूज हो गया आपका इस क्वेश्चन में। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, 0 के, दैट इज 3√3 सेक थीटा का होता है आपका क्या, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और कॉसेक थीटा का होता है माइनस का कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो अब एक काम आप यहां से करें क्या, आप साइन और कॉस में ब्रेक करके एलएचएस आरएचएस इक्वल कर लेते हैं, दैट इज मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं कि 3√3, ठीक है, 3√3 इसको लिख सकता हूं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर होगा किस चीज के, इसको लिख सकता हूं मैं कि कॉस अपॉन, ठीक, तो मुझे पता नहीं ये आपका माइक किस टाइम ऑफ हो गया,
एक्चुअली आइडियो की थोड़ी दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने आपको स्टेप्स समझा दिए थे। सबसे पहले टेंजेंट निकालो, टेंजेंट निकालने के बाद इंटरसेप्ट निकालो, इंटरसेप्ट निकालने के बाद उनका सम लो, सम लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट कर दो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। उसके बाद थोड़ा सा कंडीशंस बनाओ, उसको सॉल्व करो और पाएंगे क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और 1/√3 जो होती है आपकी 1030 की वैल्यू होती है, दैट इज 5/6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्या है, कह रहे हैं फॉर्म एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं वो सुनिए। ए और बी दिए हुए हैं, इसका मतलब आपका इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई होगी, ठीक है। मैं कहता हूं x अपॉन ए प्लस बाय अपॉन बी इज इक्वल टू 1 क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है। तो कह रहे हैं भाई किन किन वैल्यूज में या फिर किन किन पॉइंट के लिए हमेशा ये सत्य होगा, चेक करके देख लो। 5/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, ए और बी आ जाएंगे, तो 1 तो आपका आरएचएस नहीं आ सकता। क्यों, ए और बी के टर्म में जो आपकी वैल्यूज होंगी उसी टर्म में आपके ए और बी कैंसिल हो सकते हैं, जिससे आपका आरएचएस 1 मिल सकता है। किसी न्यूमेरिक वैल्यू से आपको आरएचएस 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका ए और डी तो चले गए। बात करते हैं बी की, तो बी पुट करके देखते हैं तो मिलेगा क्या, 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। और आरएचएस के इक्वल नहीं है क्योंकि मेरे आरएचएस 1 है, तो ये भी चला गया। एट द एंड मेरा ऑप्शन नंबर सी बचता है। चलिए एक बार सेटिस्फाई करके ही देख लो। तो मैं लिखूंगा क्या, यहां से मुझे मिलेगा 4/3, ए से ए कैंसिल आउट, ठीक है। चलिए मैंने आपके लिए लिख दिया माइनस b/3, ठीक है। 1/b तो आपका है ही, b से b गया, ठीक है। 4/3 माइनस 1/3 डेट इज 3/3 डेट इज 1, डेट इज आरएचएस, ठीक है। हाँ जी, सेटिस्फाई कर रहा है। डेट इज ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उनके कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग आंसर्स नहीं देते, कुछ एक स्टूडेंट हैं जो आपके आंसर्स देते हैं। हो सकता है आप लोग को ज्यादा आती हो चीजें, इस वजह से आप उसको आंसर देना पसंद ना करते हो, पर कोई नहीं। एग्जाम आने को है तो मैं कहूंगा कि आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम करके आंसर देने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मेरा कहना जिम्मेदारी है, बाकी करनी आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।